Am I audible? देखिए, हम सेक्शन 37 तक 36 तक आ चुके थे। 37 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो मतलब जो हमने सेक्शंस में पढ़ा ना, वही के वही सब चीजें अब हमें रूल्स में दिखेगी। तो सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी मनी डिक्री होती है तो उसे यदि व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है, एक तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा और दूसरा यदि अरेस्ट करना भी है तो नोटिस जाएगा। ठीक है, उसको बोलेंगे कि शो कॉज दे कि क्यों तुझे अरेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सेक्शन 37 यही बात करता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दीज रूल वेयर एन एप्लीकेशन इज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन। आज लाइट नहीं आ रही है तो इसलिए मैंने ऐसे कर रखा है कि अरेस्ट इन सिविल प्रिजन ऑफ जजमेंट डेटर हु इज लाइबल टू बी अरेस्टेड इन परसुएंस ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, कि यदि मनी डिक्री है और व्यक्ति को मतलब बोला है, जो डिक्री होल्डर है वो बोल रहा है कि मुझे अरेस्ट करना है, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि अरेस्ट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास में नोटिस नहीं जाएगा कि आपको कोर्ट में आना है और नोटिस में लिखा होगा कि शो कॉज दो कि आपको सिविल सिविल प्रिजन में क्यों नहीं डालना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये नोटिस ये भी हमने पहले पढ़ लिया था कि ये नोटिस कब जरूरी नहीं है, कब शो कॉज देना जरूरी नहीं। तो पहले हम चार चीजें पढ़ के आए थे सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो क्या कर जाएगा, जजमेंट डेटर एब्सकॉन्ड कर जाएगा, लीव कर जाएगा ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट को। ठीक है, तो भी क्या कर सकता है, तो भी बिना नोटिस के उसको अरेस्ट कर सकता है। बस अपन को इतना ही ध्यान रखना है, बाकी अननेसेसरी चीज दे रखी है। अब वारंट फॉर अरेस्ट टू डायरेक्ट जजमेंट डेटर टू बी ब्रॉट अप। तो ठीक है, इसमें ये भी आपको पढ़ने की नीड नहीं है कि एवरी वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर शैल डायरेक्ट द ऑफिसर इंटरेस्टेड विद इट्स एग्जीक्यूशन टू ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट विद ऑल कन्वीनियंट स्पीड। तो ये किसको दिया जाएगा, जिसको भी वारंट किसको दिया जाएगा, एक ऐसे ऑफिसर को दिया जाएगा जो इंटरेस्टेड है कि भाई तुझे लेकर आना है, किसको, ये जजमेंट डेटर को तुझे कन्वीनियंट स्पीड से कोर्ट में लेकर आना है। बस ठीक है, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाइए 39 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 57 के साथ पढ़ते हैं अपन। जब अपन ने सेक्शन 57 पढ़ा था तो वहां पे लिखा था सब्सिस्टेंस अलाउंस, और वहां पे अमाउंट वगैरह के बारे में नहीं लिखा था। वहां पे क्या लिखा था कि डिग्री होल्डर, ठीक है, डिग्री होल्डर जो भी जजमेंट डेटर को अमाउंट पे करेगा, जो भी जजमेंट डेटर को अमाउंट पे करेगा, तो कोड, रैंक, नेशनलिटी, एज वेज को ध्यान में रखकर क्या करेगी, अमाउंट को डिसाइड करेगी। तो सेक्शन 39 में भी सिमिलर बात कही है, लेकिन अलग क्या लिखा हुआ है आज। सेक्शन 39 में कहा गया है, इसमें रूल 39 में क्या कहा गया है कि यदि डिग्री होल्डर को जजमेंट डेटर को अरेस्ट करवाना है तो उसे क्या देना पड़ेगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस देना पड़ेगा। तो अब ये सब्सिस्टेंस अलाउंस किसको देगा, तो सबसे पहले डिग्री होल्डर कोर्ट में जमा कराएगा, कोर्ट में जमा कराएगा, और बाद में किसको जमा करा देगा, ऑफिसर इंचार्ज को जमा करा देगा, और महीने की पहली तारीख को जमा कराएगा। भाई खर्चा पूरे महीने निकालना है तो महीने की पहली तारीख को क्या करवा देगा, महीने की पहली तारीख को ये सब्सिस्टेंस अलाउंस जमा करा देगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है, सेम टू सेम चीजें यही लिखी हुई होगी, एक एक शब्द लिखते जाएंगे कि कोई भी जजमेंट डेटर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, डिक्री में, जब तक कि डिक्री होल्डर कोर्ट में पैसा जमा नहीं करा देता जितना जज को सही लगे। ठीक है, कोर्ट कैसे फिक्स करेगा, मंथली अलाउंस सेक्शन 57 में फिक्स कर देगा। बस इतना ही ध्यान रखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि कोर्ट फिक्स करेगा अमाउंट। ध्यान किसको ध्यान में रख के, 57 में उसकी रैंक, नेशनलिटी, एज वगैरह को ध्यान में रखकर, या अदर जो भी सही लगे उसको कंसिडरेबल पॉइंट, उसको ध्यान में रखकर क्या करेगा, मंथली अलाउंस डिसाइड कर देगा। ठीक है, तो अब क्या लिखा है, the monthly allowance fixed by the court shall be supplied by the party on whose application the judgment debtor has been arrested by monthly payment in advance before the first day of each month। पैसे कौन देगा, पैसे डिग्री होल्डर देगा और महीने की पहली तारीख को दे देगा। फिर फर्स्ट पेमेंट मैंने आपको बताया, फर्स्ट पेमेंट शेल बी मेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट को देगा दिया जाएगा सब फर्स्ट पेमेंट, और रिमेनिंग जो जिस सिविल प्रिजन में व्यक्ति जजमेंट डेटर को रखा गया है तो ऑफिसर इंचार्ज को दिया जाएगा। ठीक है, अब
Sum disbursed by the decree holder for the subsistence of judgment debtor in the civil prison shall be deemed in the civil। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ मान लीजिए पारुल है और यह मोहन है। पारुल ने मोहन को अरेस्ट करवाया, ठीक है, एक तो इसके फेवर में केस किया और मोहन को अरेस्ट करवा दिया, तो इसको पैसे और देने पड़ रहे हैं मोहन के निर्वाहन के लिए, मतलब जीवन यापन के लिए जेल के अंदर। तो अब यहाँ पे है कि पारुल ने मान लो कि 5 लाख रुपए लगा दिए, तो ये 5 लाख रुपए कौन देगा इसको? ये 5 लाख रुपए कौन देगा इसको? तो ये बोला कि सूट की, मतलब इस सूट, सिविल सूट की कॉस्ट मान ली जाती है। क्या मान ली जाती है? देगा मोहन ही, मोहन चुकाएगा अपनी प्रॉपर्टी से, तो इस सिविल सूट की कॉस्ट मान ली जाती है। लेकिन मोहन को जेल में नहीं डाला जाएगा दोबारा। एक बार हैंड रेस कर दो। समझ में आया क्या? कि देखो लिखा है कि sum disbursed by the decree holder for the subsistence of judgment debtor in the civil prison shall be deemed to be the cost in the suit। ये जो 5 लाख दिए हैं तो उसकी बेचारे की वो नहीं है, 5 लाख को भी कॉस्ट मान लिया जाएगा, लेकिन जजमेंट डेटर को सिविल प्रिजन में नहीं डाला जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा इस चीज के लिए। ठीक है, मैं मानती हूँ इसमें समझ में आ गया होगा, इसमें कोई हाँ गरिमा? मैम नहीं आया ये वाला समझ में। देखो समझो, यहाँ पे डिग्री होल्डर है, कौन है? पारुल, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे डिग्री होल्डर है पारुल और जजमेंट डेटर कौन है? मोहन। ठीक है, ये तो समझ में आया कि पारुल इसको रहने के लिए पैसे देगी, मोहन को यस जेल में मैम। रहने के लिए। तो पारुल, क्या पारुल की गलती है क्या? एक तो मोहन ने गलत काम किया है ना, ऊपर से जब जेल में जा रहा है तो पारुल ही इसके पैसे दे रही है रहने के लिए, तो यहाँ तो इसके ऊपर उल्टा ही पड़ गया ना। इससे अच्छा तो बाहर ही सही था। ये कंसेप्ट समझ में आया? यस मैम। भाई इससे अच्छा तो मोहन बाहर ही सही था, एक तो जेल में डाल रही है, ऊपर से इसको रहने के लिए पैसे और देने पड़ रहे हैं। तो ये बोल रही है कि जो पारुल ने पैसे दिए ना इसके सब्सिस्टेंस अलाउंस, ये जो पैसे दिए हैं ये पारुल क्या करेगी, मतलब कॉस्ट ऑफ द सूट मान लिया जाएगा ये। भाई सूट की जो भी कॉस्ट है वो मोहन से तो अपन लेंगे ही, साथ में ये 5 लाख रुपए भी ले लेंगे। समझ में आया? भाई ये मैम 5 लाख। ये तो आ गया, पर वो उसको अरेस्ट क्यों नहीं कराएंगे, वो अरे वाला तो टर्म समझ अरेस्ट में नहीं, नहीं ये आया। कंसेप्ट है, अब वापिस उसको बार बार, वो तो बैठा ही रहेगा ना जेल में, ऐसे तो वो जेल में ही बैठा रहेगा सब्सिस्टेंस अलाउंस करने के लिए, तो उसको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इसको प्रॉपर्टी से ही कवर किया जाएगा। बार बार अरेस्ट करके करेंगे क्या? बार बार अरेस्ट करेंगे फिर पारुल की कॉस्ट लगेगी, बैठे बैठे कॉस्ट ही देती रहेगी पारुल, ये पैसे ही नहीं दे रहा और ये बार बार पैसे चुका रही है। हाँ मैम, ठीक है। हाँ मैम। तो यही है कि इसको अरेस्ट नहीं किया जाता। अब आ जाइए, ठीक है। अब इन्होंने कहा प्रोसीडिंग ऑन अपीयरेंस ऑफ जजमेंट डेटर इन ओबीडियंस टू नोटिस और आफ्टर अरेस्ट। मतलब अब एक नोटिस गया था, तू शो कॉज कर, तू शो कॉज कर कि तुझे ये पेमेंट क्यों नहीं करना, मतलब तुझे अरेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, तुझे अरेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। तो 40 में कुछ नहीं लिखा हुआ है, 40 में है कि नोटिस गया कोर्ट के सामने, वो आया अरेस्ट, है ना, अरेस्ट आया मनी डिक्री में, कोर्ट डिक्री होल्डर से सारे एविडेंसेस ले लेगा और जजमेंट डेटर्स को सारे वो दे देगा, मतलब सारे पूछ लेगा उससे, डिग्री होल्डर से तो सारे एविडेंस ले लेगा कि बताओ क्यों अरेस्ट करना चाहिए, और जजमेंट डेटर से सारी, जजमेंट डेटर को सारी अपॉर्चुनिटी देगा शोइंग कॉज करने की कि क्यों इसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, सिविल प्रिजन में क्यों नहीं डालना चाहिए। ठीक है, और कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कोर्ट की यदि इच्छा है, कोर्ट इसको सिविल प्रिजन में डाल सकता है। भाई प्रोसीडिंग मान लो 6 महीने चली, प्रीसीडिंग 6 महीने चली कि अरेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन है, जजमेंट डेटर को कस्टडी में डिटेन करने का ऑर्डर दे सकता है या कभी भी उसको रिलीज करने का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये एक कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि दोनों, बस शो कॉज जा रहा है, नोटिस जा रहा है ना कि भाई शो कॉज दो कि तुम्हें अरेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, तो दोनों को ऑप्शन दिया, डिग्री होल्डर को बोला कि एविडेंस ला कि तुझे अरेस्ट क्यों करना, इसको अरेस्ट क्यों करना चाहिए, और जजमेंट डेटर को बोला कि शो कॉज बता कि तुझे अरेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। दोनों की चीजों को एविडेंस से सुन लिया, ठीक है, सुन लिया। और जजमेंट डेटर को ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जजमेंट डेटर को ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, कोर्ट की इच्छा है वो जेल में भी डाल सकता है सिविल प्रिजन में, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, या उसको टाइम टू टाइम रिलीज भी कर सकता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। कंक्लूजन पे क्या करेगा, कोर्ट जैसा कोर्ट को सही लगे वैसा ऑर्डर दे देगा, कंक्लूजन पे या तो उसको अरेस्ट का ऑर्डर दे देगा,
या रिलीज का ऑर्डर दे देगा। बस इतना ही दिमाग लगाओ, इतना फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपने 37 से लेकर 40, देखो 37 से लेकर 40 हमने अरेस्ट पढ़ा, 37 से लेकर 40 हमने क्या पढ़ा, अरेस्ट पढ़ा। देखो ठीक है, 39 में हमने सबसिस्टेंस अलाउंस पढ़ा, 37 में हमने कुछ नोटिस वोटिस का पढ़ा कि नोटिस चला जाएगा, और 40 में एविडेंस लेके सुन के कि भाई अरेस्ट करना है या नहीं करना है, क्या कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर दिया जाएगा या रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यार। अब आ जाइए 41 से लेकर शायद 60 तक चलता है अटैचमेंट। तो 37 से 40 क्या चला, अरेस्ट। 37 से 40 चला अरेस्ट, है ना। वहां पे अपन जब पढ़ रहे थे वो चल रहा था 55 से लेकर 59, फिर 60 से लेकर 64 चल रहा था अटैचमेंट। अब देखिए, अब बात आती है अटैचमेंट की, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखो, ध्यान रख, पढ़ लेते हैं इसको। ये डिक्री पेमेंट ऑफ मनी की है, डिक्री होल्डर कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि जजमेंट डेटर, ठीक है, और जजमेंट डेटर कॉर्पोरेशन है तो उसका ऑफिसर या किसी भी अदर पर्सन को ओरली एग्जामिन किया जाए, ठीक है, जजमेंट डेटर पे जो डेट्स ड्यू है, ठीक है, और वेदर द जजमेंट डेटर हैज एनी और व्हाट अदर प्रॉपर्टी ऑफ मींस टू सेटिस्फाइंग द डिक्री। कोर्ट में मेक एन ऑर्डर फॉर अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ जजमेंट डेटर और ऑफिसर और अदर पर्सन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स और अकाउंट। देख, ठीक है, जब हमने सेक्शन 51 पढ़ा तो हमने वहां पे पढ़ा था कि क्या कर सकता है डिक्री होल्डर, इसको अरेस्ट करवा सकता है। तो अरेस्ट का प्रोसीजर हमने ऊपर पढ़ लिया। अब इसको अटैच, इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकता है। अटैचमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, अटैचमेंट में के प्रोसीजर में ये डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट के सामने कि जजमेंट डेटर से पूछो कि भाई इसके पास में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है या कौन कौन से अदर मीन्स है जिसके द्वारा ये क्या कर सकता है, डिक्री को सेटिस्फाई कर सकता है। समझ में आ रहा है, प्रोस कंसेप्ट समझ में आ रहा है। एक बार हैंड रेस करो कि ज्यादा वो वैसा नहीं है, देखिए ठीक है, कंसेप्ट भाई उसको ऊपर तो अरेस्ट करा था, तो याद है तुम्हें, अरेस्ट करा था तो अरेस्ट करने से पहले भी शो कॉज करवाया था उससे कि तुझे क्यों अरेस्ट करना नहीं चाहिए। अब डिक्री होल्डर का मन कर रहा है कि मुझे तो इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवाना है, तो भाई अटैच करवाना है तुझे उसकी प्रॉपर्टी को, तो उससे पूछ तो ले कि उसके पास में कितनी कितनी प्रॉपर्टी है अटैच करने के लिए, क्या क्या मीन्स है उसके पास में प्रॉपर्टी को, ताकि डिक्री सेटिस्फाई कर सके वो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान रखना है कि where a decree for the payment of money has remained unsatisfied for a period of 30 days, the court may on the application of decree holder and without prejudice the powers of rule 1 by order require the judgment debtor where the judgment debtor is the corporation any officer to make an affidavit stating the particulars of the assets and judgment debtor। तो इसमें भी आपको, इसमें कुछ भी नहीं है कि यदि मनी डिक्री है और 30 दिन तक सेटिस्फाई नहीं होती है मनी डिक्री, तो फिर जजमेंट डेटर को बोलेगा कि भाई एफिडेविट बता कि तेरे पास में क्या क्या असेट है। देखो, सबसे पहले समझना, इस वाले पैराग्राफ में डिक्री होल्डर ने डायरेक्ट अटैचमेंट के लिए बोला है। किसके लिए, डायरेक्ट अटैचमेंट। एक बार हैंड रेस करो, याद रखना है, इस वाले पैराग्राफ ने डिक्री होल्डर ने डायरेक्ट अटैचमेंट के लिए बोला है। कोर्ट को ऐसे बोल दिया कि सर एक काम करो, मुझे इसकी, मेरे को इससे पूछो कि इसके पास में क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या मीन्स है जिसके पास साथ में वो सेटिस्फाई कर सकता है। दूसरे वाले में पेमेंट ऑफ मनी की डिग्री है, पैसे देने के लिए बोला है, समझ रहे हो कि पैसे देने के लिए बोला है। अब अरेस्ट नहीं था, अटैचमेंट नहीं था, लेकिन अब ये पेमेंट ऑफ मनी की डिग्री भी 30 दिन तक अनसेटिस्फाई रहती है। भाई कोर्ट ने बोला कि पेमेंट पैसे दे और ये 30 दिन तक अनसेटिस्फाई रहती है, फिर अब कोर्ट खुद बोलेगा, कोर्ट खुद बोलेगा डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पे या अदरवाइज कि जजमेंट डेटर तू बता कि तेरे पास में क्या क्या असेट है। एक बार दोनों के लिए हैंड रेस कर दो, समझ में आया क्या, यहाँ डिक्री होल्डर ने खुद बोल दिया और यहाँ पे मनी डिक्री चल रही है, पैसे देने की डिक्री चल रही है, और कोर्ट बोल रहा है 30 दिन तक सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो कोर्ट बोल रहा है कि भाई क्या कर कि बता तू तेरे पास में क्या। अब ये कुछ किसी भी चीज का ओबीडियंस नहीं करता है, किसी भी चीज का ओबीडियंस नहीं करता है, तो कोर्ट इसको क्या कर देगा, जेल में डाल देगा 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जेल में डाल देगा। ठीक है, अनलेस कोर्ट को लगता है कि छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो अगेन आपको ध्यान दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, बस ऊपर ऊपर से देख लो, 41 में बस अप्लाई, 41 में बस ये याद रख लो 41 से 63 ये अटैचमेंट का, बीच बीच में ही प्रोविजन आते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आ जाइए, मीन प्रॉफिट है तो मतलब मीन प्रॉफिट को अटैच करना है, रेंट को अटैच करना है। ठीक है, मतलब
ऐसी देखो, अटैचमेंट इन केस ऑफ डिक्री फॉर रेंट, मीन प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ विच टू बी सब्सिक्वेंटली डिटरमाइंड। तो जजमेंट डेटर क्या करे, मतलब कोर्ट क्या करेगा, पहले अमाउंट को असरटेन करेगा, कितना अमाउंट अटैच करना है। ठीक है, अब बस ये भी आपको कभी भी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाओ, मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखो कि कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करना होता है तो क्या वर्ड आपको यूज करना होगा, सीजर। जैसे सीजर कर दो, मतलब अटैच करना है, अटैच करने का मतलब है। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जनरली वर्ड यूज होता है सीजर, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वर्ड यूज होता है अटैचमेंट। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करना है तो एक्टिवा को सीज करो, मोहन के एक्टिवा को सीज करो और पारुल को डिलीवर कर दो। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में जनरली यही होता है। तो आज ये क्या लिखा हुआ है कि यदि एक प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं है, जजमेंट डेटर के पोजीशन में है, मोहन के पोजीशन में है, तो उसको आप एक्चुअल में सीजर कर लो, एक्चुअल में सीजर कर लो, और जो प्रॉपर्टी है उसको अपनी कस्टडी में रख दो, या सबऑर्डिनेट के कस्टडी में रख दो, या रिस्पॉन्सिबल की कस्टडी में रख दो। यदि जो प्रॉपर्टी है स्पीडी नेचुरल डिके की है तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसको एक बार के लिए बेच सकता है। क्या कर सकता है, बेच सकता है। फिर बस खत्म, आपको इसमें कुछ नहीं करना। मैंने क्या बोला, क्या करो, देखो अटैचमेंट देख रहे हैं अपन, अटैचमेंट। तो यदि मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट है तो उसको सीज कर लो, क्या कर लो, सीज कर लो और कस्टडी में रख लो। तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा था इस पैराग्राफ में। अब आ जाइए, कस्टडी भी, अब देखो कस्टडी है तो ये भी आपको इसमें दिमाग नहीं लगा ना, यहाँ आ जाओ। कस्टडी कैसी रखी जाएगी, तो कस्टडी ध्यान, मतलब ध्यान रखा जाएगा किसी व्यक्ति को विलेज में, विलेज को किसी भी रिस्पेक्टेबल, मतलब कस्टडी क्या है, कस्टडी के लिए है कि या तो कोर्ट में रख लो, या किसी जगह के या गांव के किसी व्यक्ति, रिस्पेक्टेबल व्यक्ति को दे दो। क्या दे दो, रिस्पेक्टेबल व्यक्ति को दे दो। समझ रहे हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे गाय है, गाय एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आप गाय को कोर्ट में कैसे रखोगे, समझ रहे हो, कोर्ट में लेकर नहीं आ सकते इसको, है ना। अब इस गाय को, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है इस गाय का क्या करना है, तो गांव के या किसी प्लेस के किसको दे दो, रिस्पेक्टेबल पर्सन को दे दो। समझ में आया क्या, अटैचमेंट का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम, एक बार हैंड रेस कर दो। समझ में आया क्या, लाइक नहीं है, बिल्कुल दिखेगा नहीं आपको कि किसका किसका कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम, अटैचमेंट का, कि अटैचमेंट किस तरीके से किया जाना है, अटैचमेंट किस तरीके से किया जाना है। तो भाई गाय का अटैचमेंट करना है तो गाय को कोर्ट में बांध के कैसे रखोगे आप। जनरली मान लो एक्टिवा है तो एक्टिवा की कस्टडी तो आप देखते हो कोर्ट के बाहर में, पुलिस स्टेशन के बाहर में खूब एक्टिवा, खूब मोटरसाइकिल, आपको विजुअलाइजेशन भी हो रहा होगा कि कैसे रखी रहती है। लेकिन अब गाय है तो गाय का अटैचमेंट करना है तो गाय का अटैचमेंट सीज तो कर लोगे इस गाय को, लेकिन रखोगे कहाँ, तो आप किसको दे सकते हो, रिस्पेक्टेबल पर्सन को दे सकते हो। किसको दे सकते हो, रिस्पेक्टेबल पर्सन को दे सकते हो, उसको कस्टोडियन का नाम रख लिया जाए। ठीक है, और उससे अपन क्या लेते हैं, बॉन्ड भी ले लेते हैं, पता नहीं यहाँ लिखा हुआ नहीं है, उससे अपन बॉन्ड ले लेते हैं कि तू क्या, जब भी तेरे को बोला जाएगा तब तू इसको सेम कंडीशन में रिस्टोर कर देगा। ठीक है, और यदि वो नहीं करता है तो पैसे वैसे उसको चुकाने पड़ेंगे कस्टोडियन को। ठीक है, तो इतना दिमाग मत लगाओ। चौथा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अब समझो, समझना बिल्कुल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे आप सीज करोगे। तो दो चीजें हो सकती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, एक तो मान लो गेहूं उग रहा है, ठीक है, एक तो मतलब एक धान जो क्रॉप्स उग रही है, और एक कौन सी क्रॉप्स हो सकती है जो कटी हुई है। दो ही चीजें दिखेगी आपको एग्रीकल्चर में, तो ये देखो दो शब्द दिखे कि मतलब, और क्या किया जाएगा, दो चीजें आपने देखी कि एक तो गेहूं उग रहा है और एक कटी हुई है। तो जहां गेहूं उग रहा है या जहां कटी हुई होगी तो किसी के घर के, मतलब किसी कमरे में रखी हुई होगी, ध्यान मतलब धान में ऐसे कहीं पे रखी हुई होगी। तो दोनों के बाहर आप क्या कर दो, दोनों के बाहर आप प्रोक्लेमेशन चिपकाए हो कि भाई ये अंडर अटैचमेंट है, अफिक्स करिए हो प्रोक्लेमेशन, या कुछ भी अफिक्स करिए हो कि अंडर अटैचमेंट है। जैसे जहां खेत है तो खेत के आसपास लगाया हो कि भाई ये अंडर अटैचमेंट है, और जहां पे गैदर करके रख रखी है कटी हुई को, उस कमरे के बाहर लगाया हो कि अंडर अटैचमेंट है। तो आ जाइए, देखो कैसे अटैच करोगे। ठीक है, पता नहीं अननेसेसरी सी चीजें हैं लिख दी, लेकिन सब चीजें लिख दी। ये एक प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर है,
उसका अटैचमेंट क्या किया जाएगा, अफिक्स कर दिया जाएगा, वारंट ऑफ अटैचमेंट, वारंट ऑफ अटैचमेंट अरेस्ट अटैच कर दिया जाएगा। यदि ग्रोइंग क्रॉप्स है, मैंने क्या कहा था, गेहूं उग रहे हैं तो आसपास लगाया हो, उस लैंड पे लगाया हो, वारंट ऑफ अटैचमेंट। और यदि कट और गैदर करके रख दिए गए हैं, फ्लोर पे पड़े हुए हैं, तो वहां पे लगाया हो जहां पे भी डिपॉजिट करना है। और अनदर कॉपी जजमेंट डेटर जहां रहता है वहां लगाया हो। और कोर्ट की परमिशन से कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में लगाया हो जहां पे वो बिजनेस करता है, जहां पे वो लास्ट रिसाइड करता है। एक बार हैंड रेस कर दो, समझ में आया? अटैचमेंट सिंपल सा। अटैचमेंट कैसे करेंगे? अटैचमेंट मतलब एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन लिख दिया गया है। अटैचमेंट मतलब पकड़ के ले आएंगे उस प्रॉपर्टी को, गैदर कर देंगे। अब घास फूस है तो कोर्ट में क्या घास फूस रखोगे आप, उसको उस जगह के बाहर लगा देंगे, ये प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट है। ठीक है, गाय है, भैंस है, बकरी है, कुछ भी है जो कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, तो किसी को रिस्पेक्टेबल बंदे को दिए आएंगे, बॉन्ड भरवा लाएंगे उससे कि भाई तू जब भी तेरे को बोला जाएगा तू क्या कर लेगा, इस प्रॉपर्टी को लेकर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या किया जाएगा ये आपको इतना दिमाग नहीं लगाना। कोर्ट अटैचमेंट मतलब अरेंजमेंट करेगा कि कैसे कैसे उस प्रॉपर्टी को अटैच करके कब ग्रोइंग क्रॉप को बेचना है। ठीक है, बस इतना ही है, इसको आप मत पढ़िए, कोई नहीं पूछता आपसे। मतलब देखो मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। कि मान लीजिए कि तुमने प्रॉपर्टी अटैच भी कर ली, गेहूं वेहूं अटैच कर लिए, ये तो खराब हो जाएंगे। ठीक है, खराब हो जाएंगे। तो जजमेंट डेटर से कॉस्टिंग मांगते हैं, जजमेंट डेटर को बोलते हैं कि कोई अदर प्रॉपर्टी दे दे और ये जो गेहूं हमने संभाल के रखे ना इसकी कॉस्टिंग दे दे। ठीक है, तो ये कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तो पढ़ते ही नहीं, कभी आज तक नहीं पढ़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं रखना। अब देखिए 46, 46 बहुत इंपॉर्टेंट है। 46 से शायद ABCDEFG गार्निशी रूल। देखो, किसी को पता है आप लोगों में से गार्निशी कौन होता है? लक्ष्मी मैम, बरखा मैम, गरिमा मैम, भावना मैम। गार्निशी शब्द तो सुना होगा, गार्निशी रूल याद है या नहीं है? किसी को कुछ पता है इसके बारे में? देखो गार्निशी क्या होता है बताते। गार्निशी होता है, कभी आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब होता है डेटर ऑफ जजमेंट डेटर। डेटर ऑफ जजमेंट डेटर, ये क्या मतलब हुआ? पारुल को कोर्ट ने कहा कि मोहन पारुल को 10,000 रुपए देगा। पारुल मोहन को, सॉरी, मोहन पारुल को 10,000 रुपए देगा। ठीक है, और मोहन का डेटर है, मोहन का डेटर है मान लो गरिमा। तो पारुल के लिए गरिमा कौन है? गार्निशी। समझ में आया? डेटर ऑफ जजमेंट डेटर मतलब मोहन को पारुल को 10,000 देना है, गरिमा को मोहन को 10,000 रुपए देने हैं या कुछ भी देना है, तो पारुल के लिए गरिमा कौन है? गार्निशी। एक बार हैंड रेस करो, डेटर ऑफ जजमेंट डेटर याद रखना है। ठीक है, लक्ष्मी मैम, बरखा मैम, इसको याद रखना है। इसको बोलते मतलब दिखने में लगता है कि व्हाट इज गार्निशी रूल, कुछ भी नहीं है गार्निशी रूल। फिर मोहन पैसे नहीं देता तो कोर्ट किसको नोटिस भिजवाती है? गरिमा को बोलेगी। जैसे मानो कि पारुल, मोहन और गरिमा। अब क्या हो रहा है, मोहन को पारुल को 10,000 देने, लेकिन मोहन के पास है नहीं, मोहन के पास है नहीं। तो कोर्ट गरिमा को नोटिस देगा कि भाई ये तुझे जो 10,000 रुपए मोहन को देने ना, तू मोहन को नहीं दे, तू कोर्ट में जमा करा दे। क्या जमा करा दे? कोर्ट में जमा करा दे। ये मान लीजिए कि गरिमा के पास मोहन की एक्टिवा है, तो कोर्ट गरिमा को बोलेगा कि इस एक्टिवा को मोहन को वापस मत कर, कोर्ट में डिपॉजिट करवा दे। ठीक है, यदि मान लीजिए गरिमा एक कंपनी है और मोहन ने गरिमा से गरिमा के शेयर ले रखे हैं। क्या ले रखे हैं? शेयर ले रखे हैं। तो कंपनी को बोलेगा कि इसके शेयर का जो भी डिविडेंड है, जो भी डेट वगैरह का डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, मोहन को ना दे, कोर्ट में जमा करा दे। मान लीजिए कि गरिमा कौन है? कंपनी है जिसके अंदर मोहन काम करता है, गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। तो कोर्ट क्या बोलेगा इस कंपनी को कि मोहन को सैलरी ना दे, कोर्ट में जमा करा दे इसके हिस्से की सैलरी। ये सब क्या होते हैं? गार्निशी रूल होते हैं। और ये जो गरिमा है ये इसकी जिम्मेदारी है। क्या है इसकी जिम्मेदारी? है कि ये क्या करे, ये जो कोर्ट बोल रहा है उसको कोर्ट में डिपॉजिट कराए। यदि नहीं डिपॉजिट कराती है तो अब ये इससे पैसे कैसे रिकवर होगा? क्योंकि जैसे कि ये जजमेंट डेटर है। एक बार हैंड रेस करो, ये होता है गार्निश रूल। मतलब समझ में तो आ जाना चाहिए।
आ जाइए, तो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है 46। देखो, हम किस चीज का अटैचमेंट कर रहे हैं जो जजमेंट डेटर के पोजीशन में नहीं है, मतलब किसी और के पोजीशन में है लेकिन जजमेंट डेटर के पोजीशन में नहीं। एक ऐसा डेट जो सिक्योर्ड नहीं है, एक ऐसा शेयर जो किसी कंपनी का शेयर है, एक ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो जजमेंट डेटर के पोजीशन में नहीं है। तो अब अटैचमेंट कैसे होगा? क्वेश्चन तो ये है कि अटैचमेंट कैसे होगा। ना ही इसके पास में पैसा दिख रहा है, ना ही इसके पास में शेयर दिख रहा है, और ना ही इसके पास में मूवेबल प्रॉपर्टी दिख रही है इसकी, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी किसी और के पोजीशन में है, शेयर कंपनी के पास डेट है तो इसकी एसेट, लेकिन डेट किसी और के पास में है। तो क्या करोगे आप, कैसे अटैचमेंट करोगे? जैसे मान लो वही डेट है, तो गरिमा को बोलेंगे कि इसको पैसे वापस मत चुका। तो देखिए, यदि डेट है तो अटैचमेंट कैसे किया जाएगा? डेट है तो डेटर को बोलेंगे कि इसको पेमेंट नहीं करना, ठीक है। इन द केस ऑफ डेट द क्रेडिटर फ्रॉम रिकवरिंग द डेट द डेटर फ्रॉम प्रोहाइबिटिंग, प्रोहाइबिट कर देंगे डेटर को कि भाई इसको पैसे मत चुकाना जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं आए। शेयर है तो कंपनी को बोलेंगे कि इसको ट्रांसफर ट्रांसफर डिविडेंड डिविडेंड मत देना। मूवेबल प्रॉपर्टी है तो जिसके पोजीशन में वो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मना कर देंगे कि तू जजमेंट डेटर को मत देना। और कॉपी वॉपी सब जगह लगा दी जाएगी, इसकी कॉपी सब जगह लगा दी जाएगी, कॉरपोरेशन में, उस व्यक्ति के पास में, ठीक है। तो बस खत्म। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा रूल नंबर 46। सिंपलेस्ट रूल है, दिखने में लगता है गार्निशी, लेकिन आप जिसके पास में इसकी चीज पड़ी है उसको मना करते हो। अब नोटिस जाएगा गार्निशी को, मैंने आपको बोल दिया नोटिस जाएगा गार्निशी को, कोर्ट बोलेगा कि या तो तू कोर्ट में जमा करा दे या जजमेंट, है ना, कोर्ट में जमा करा दे उतना अमाउंट जितना डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है, और शो कॉज कर कि ऐसा काम तुझे क्यों नहीं करना चाहिए। या तो तू जमा करा दे या शो कॉज कर कि ऐसा काम तुझे क्यों नहीं करना चाहिए। फिर आ जाओ, यदि कोर्ट में वो गार्निशी पैसे जमा करा देता है, मान लीजिए वही अगेन कोर्ट ने कहा कि मोहन पारुल को 10,000 देगा, ठीक है, मोहन पारुल को 10,000 देगा। अब गरिमा पारुल को 10,000 दे देती है या कोर्ट में जमा करा देती है तो इसे क्या मान लिया जाएगा? सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री। समझ में आया ना, कौन कंसेप्ट है कि यदि गार्निशी कोर्ट में पेमेंट कर देता है जितना कि जजमेंट डेटर को ड्यू था, और उसको क्या मान लिया जाएगा? ये सफी और वो सफिशियंट है सेटिस्फाई करने के लिए डिक्री, तो कोर्ट बोल देगा कि क्या मान लिया जाए? डिक्री को सेटिस्फाई मान लिया जाए। सिंपल है कि भाई मोहन को तुमने दिए नहीं, तुमने डायरेक्ट पारुल को दे दिए, तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी डिग्री क्या है? सेटिस्फाई हो गई है। अब मान लीजिए अब आती है गरिमा, ना ही तो वो सुन रही है ना ही पैसे जमा करा रही है। गरिमा को बोला या तो पैसे जमा करा या शो कॉज कर, शो कॉज कर या पैसे जमा करा। तो अब आ जाइए गार्निशी, जहां गार्निशी ना ही कोर्ट में पैसे देता है ना, ना ही कुछ काम करता है जो डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है, ना ही अपेयर होके शो कॉज करता है, तो कोर्ट बोल देगी कि क्या बोल देगी कि अब इस डिक्री को ऐसे एग्जीक्यूट करो जैसे कि डिक्री इसके अगेंस्ट पास हुई है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि यदि कुछ आता नहीं है तो अब उसको गरिमा को क्या मान लिया जाएगा कि गरिमा ही मोहन है, ठीक है। अब तू सुन रही नहीं रही है ना ही तुम आके शो कॉज कर रही हो, तो आपको ऐसे ही आपके अगेंस्ट ऐसे डिक्री एग्जीक्यूट होगी कि गरिमा कौन है? गरिमा ही जजमेंट डेटर है, ठीक है। फिर आओ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, यदि गार्निशी गरिमा बोलती है कि भाई मैं कहां से बीच में आ गई, मैं कहां से बीच में आ गई, आपको मतलब मेरे मैं चाहती मैं मानती हूँ कि ये क्वेश्चन मतलब यहाँ डिटरमाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन ये कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये है गार्निशी या नहीं है गार्निशी, बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना। 46D, अब गरिमा जी आती है और गरिमा जी बोलती हैं कि सर मैं कहाँ से आ गई, ये मैं मेरे को तो देना ही नहीं है, ये तो भावना को देना है। किसको देना है? भावना को देना है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि गरिमा को देना है कि भावना को देना है। ये 46E में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कि ये दिखता है, वो बंदा आके बोलता है कि ये तो तीसरा पर्सन है, तीसरे पर्सन का लाइन है, तीसरे पर्सन का, तो कोर्ट ऑर्डर दे देगा। अब अब कोर्ट
थर्ड, अब ये भावना को ऑर्डर देगा, ठीक है, ऐसे ही लिख रखा है, भावना को ऑर्डर देगा कि भाई अब तू चुका पैसे, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट, ये अगेन हम पढ़ चुके, यदि गार्निशी पेमेंट कर देता है तो इसे वैलिड डिस्चार्ज मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? वैलिड डिस्चार्ज मान लिया जाता है। जो भी कॉस्टिंग वॉस्टिंग होगी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पे होगी। अब आ जाइए, ये एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो हमने क्या क्या पढ़ा? 46 पढ़ा। 46 में जनरली हमने पढ़ा डेट के बारे में, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में और शेयर के बारे में। फिर 46A में हमने पढ़ा नोटिस जाता है गार्निशी को, जाता है नोटिस गार्निशी को। 46B में हमने पढ़ा कि गार्निशी नहीं आता है तो डिक्री कैसे पास होगी, जैसे कि डिक्री उसी के अगेंस्ट एग्जीक्यूट कैसे होगी, जैसे कि डिक्री उसी के अगेंस्ट पास हुई है। 46C में जो भी क्वेश्चन होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी। 46D में 46D में अब करीब आके बोल रही है कि मैं तो हूं ही नहीं, ये तो कोई और है। तो 46D और E थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन की है ये, थर्ड कोर्ट जैसा सही लगे वैसा ऑर्डर देगी। 46F वैलिड डिस्चार्ज मान लिया जाएगा, गार्निश यदि पेमेंट कर देता है तो उसे वैलिड डिस्चार्ज माना जाएगा। मतलब अब मोहन को पैसे देने की जरूरत नहीं है, गार्निश ने पेमेंट कर दिया तो वैलिड डिस्चार्ज। अब आती है बात अपील की। देखो इसे कैसे, जैसे हम डीम्ड डिग्री मानते हैं, कौन कौन से सेक्शन में मानते हैं डीम्ड डिग्री? गरिमा मैम बताइए जल्दी, अरे बताओ कौन कौन से सेक्शन है डीम्ड डिग्री का? मैम याद नहीं हो रहा। अरे हद हो गई, भावना मैम किसी को याद नहीं है? बरखा मैम मैं मानती हूँ याद होगा डीम्ड डिग्री। मैम रिजेक्शन ऑफ प्लांट, रिजेक्शन ऑफ प्लेन, ऑर्डर 7, रूल 11 और मैम रूल 58, ऑर्डर 21। हाँ वो तो ठीक है, अपन ने जो जो पढ़ा है डिग्री की डेफिनेशन में। एक क्या पढ़ा, एक और रिजेक्शन ऑफ प्लेन एंड रेस्टिट्यूशन, इशू ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो गरिमा मैम याद आया ये? ठीक है, सबको याद आ गया, ये डीम डिग्री है, ऑर्डर 21, रूल 58। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे भी देखो आप कि ये सारे जो ऑर्डर पास करिए कोर्ट 46B में, कि जो भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, 46C में थर्ड पर्सन के अगेंस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, इसे कैसे, ये कैसे अपीलेबल होंगे, जैसे कि ये एक डिग्री है, कोर्ट ने ऑर्डर पास करे, कोर्ट ऑर्डर पास करेगी, देखो 46B में ऑर्डर अगेंस्ट गार्निशी, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन का जो ट्रायल करेगी, और 46C थर्ड पर्सन के अगेंस्ट जो भी ऑर्डर करेगी, इनको कैसे अपील किया जाएगा, जैसे कि ये क्या है, एक डिग्री है। एक बार हैंड रेस करो, आपके पास में कभी डीम डिग्री आ जाए तो आप स्टार लगा के ये भी लिख सकते हो, ठीक है। एन ऑर्डर मेड अंडर 46B-CE shall be applicable as a decree, shall be applicable as a decree, अपीलेबल आना चाहिए यहाँ पे, shall be applicable as a decree। फिर ऑर्डर 21 का 58 जैसे मैम बोल रही है वो भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये डन, यहाँ तक आपको पढ़ना है, आगे आपको ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो सारे रूल अप्लाई होते हैं जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। शेयर इन मूवेबल है तो भी आपको, ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। सैलरी है तो मैंने आपको बता दिया, सैलरी है तो कंपनी को रोक दिया जाएगा, कंपनी को बोला जाएगा कि भाई कंपनी तू मत पे करना इसको, है ना, इसको कंपनी पैसे मत देना, ठीक है। अब आओ, ये कोई नहीं पढ़ना होता अपन को। प्राइवेट एम्प्लॉय में भी सेम है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में भी आपको देखने की ऐसे जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी डन, ये इतना कोई नहीं पढ़ता। अब आ जाओ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट फर्म, तो ये भी हमको पता ही है कैसे, हमने आपको, मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि मान लो कि डिक्री है, फर्म के अगेंस्ट डिक्री है, तो एग्जीक्यूशन कैसे कैसे होगा, फर्म की प्रॉपर्टी से होगा, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी से होगा, ठीक है। और एक बार मैंने आपको बताया है, और कौन, जिसको एज अ पार्टनर समन सर्व हुआ है, एज अ पार्टनर समन सर्व हुआ है। और मैंने आपको पहले आपको बताया था कि डिक्री किसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, जिसे एज अ मैनेजमेंट सर्व करते हैं ना अपन, मैनेजर समन एज अ मैनेजर, उसके अगेंस्ट डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ है, दो चीजें याद कर लो, कि डिक्री का एग्जीक्यूशन करना है तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी ले लेंगे, और ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन
जिसे एज अ पार्टनर एडजस्ट कर दिया गया है उससे ले लेंगे, और कोई भी ऐसा पर्सन जिसे इंडिविजुअल समन सर्व हुआ है एज अ पार्टनर, उससे ले लेंगे। ठीक है, बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना, इन तीनों से अपन क्या ले सकते हैं, पैसे ले सकते। भाई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म से ले लेंगे, जिसको घोषित कर दिया गया कि ये पार्टनर है उससे पैसे लेंगे, और जिसे पार्टनर के रूप में समन सर्व हुआ है। ये मैंने आपको बताया था कि समन दो तरीके से सर्व होता है पार्टनरशिप में, एक तो पार्टनर के रूप में और एक मैनेजमेंट के रूप में। तो मैनेजमेंट के रूप में वाले की जिम्मेदारी नहीं होती है, पार्टनर वाले की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये भी आपको इतना ही याद करना है। 51, ये आपको कुछ नहीं देखना, ये भी कुछ नहीं देखना। अटैचमेंट ऑफ डिक्री, डिक्री का अटैचमेंट भी हो सकता है। सेक्शन, इसका रूल नंबर याद कर लो, ऑर्डर 21, रूल 53, बस, कि डिक्री का अटैचमेंट भी हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही याद कर लो कि अटैचमेंट ऑफ डिक्री हो सकता है। तो जी हाँ, अटैचमेंट ऑफ डिक्री भी हो सकता है, डिक्री का अटैचमेंट किया जा सकता है, ये आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब आओ अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बोला मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर लिया मतलब सीज कर लेंगे उस प्रॉपर्टी को, क्या कर लेंगे, सीज कर लेंगे। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट है, अटैचमेंट मतलब हुआ है क्या, अटैचमेंट पूछ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि अटैचमेंट है मतलब जजमेंट डेटर को मना कर देंगे अब, कि भाई अपन, आप लोगों को याद होगा प्रॉपर्टी के बाहर लगा दिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट है। तो मतलब अब कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के को ना तो ट्रांसफर कर सकता है, ना ही उस प्रॉपर्टी पे चार्ज उठा सकता है, ना ही किसी तरीके का बेनिफिट ले सकता है। ये होता है चार्ज, ये होता है अटैचमेंट। देखिए, यदि प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो अटैचमेंट किस तरीके से किया जाएगा, जजमेंट डेटर को प्रोहिबिट कर दिया जाएगा कि आप किसी भी तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी का चार्ज नहीं लगा सकते किसी भी तरीके से, और सब व्यक्तियों को रोक दिया जाएगा जो भी उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट ले रहे हैं। फिर द ऑर्डर शैल ऑल्सो रिक्वायर द जजमेंट डेटर टू अटेंड कोर्ट ऑन स्पेसिफाइड डेट टू टेक नोटिस ऑफ द डेट टू बी फिक्सिंग सेटलिंग द टर्म्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल। ठीक है, ये भी आपको दिमाग नहीं लगाना। तो क्या किया जाएगा, उसमें लिखा जाता है ऑर्डर में कि तुझे स्पेसिफाइड डेट पर, आपको पता है जब प्रॉपर्टी अटैच होती है, क्या होती है जब प्रॉपर्टी अटैच होती है, तो हमने कल याद करा था 3 महीना 6 महीना, बेचा भी तो जाता है कि भाई तू अटैच हुई और तू कंप्लाइंस नहीं कर रहा, तेरी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया हमने और तुझे कंप्लाइंस ही नहीं कर रहा जो चीज का ऑर्डर दिया है, तो तुझे तेरी प्रॉपर्टी सेल भी हो जाएगी। तो कोर्ट लिख देता है पहले ही अटैचमेंट के ऑर्डर में कि तूने इतने टाइम के अंदर प्रॉपर्टी को, मतलब तूने कंप्लाइंस नहीं करी तो तेरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, सेल हो जाएगी। ठीक है, और यदि मतलब सेल हो जाएगी तो तुझे इस दिन पे आकर खड़ा होना है। तो देखो कि ऑर्डर में जजमेंट डेटर को लिखा जाता है कि तुझे स्पेसिफाइड डेट पर आकर कोर्ट में खड़ा होना है, नोटिस लेना है फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल। ठीक है, और हमेशा मैंने कल आपको बताया था कि यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, तो क्या किया जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का चाहे अटैचमेंट हो, चाहे उसका एग्जीक्यूशन करना हो, सेल वेल करना हो, तो एक तो बाहर चिपका के आ जाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के, क्या चिपका के आ जाते हैं, बाहर चिपका के आ जाते हैं कि ये अंडर अटैचमेंट है, कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी में चिपका रहता है। फिर और कोर्ट हाउस में भी चिपका देते हैं कि ये प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट है। और यदि लैंड पेइंग मतलब बीट ड्रम क्यों नहीं आया इसके अंदर, हाँ देखो बीट ड्रम, ये आपको हर जगह दिखेगा जब भी आप मूवेबल प्रॉपर्टी की इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करोगे, कि ड्रम बजाकर बोल देते हैं, अदर कस्टमरी मोड में बोल देते हैं, कॉपी को कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में चिपकाए जाते हैं कोर्ट हाउस के या उसके जगह के। ठीक है, और यदि लैंड पेइंग रेवेन्यू है गवर्नमेंट की तो कलेक्टर की परमिशन ले लेते हैं, ग्राम पंचायत की तो ग्राम पंचायत की परमिशन ले लेते हैं प्रॉपर्टी अटैच करनी। तो देखो क्या बोला, याद रख लो 54, रूल नंबर 54 याद रखना है, अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैसे अटैचमेंट कर सकते हो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अटैच कर सकते हो, कैसे करोगे कि आप क्या करोगे, उस व्यक्ति को रोक दोगे, ना ही तो तू उसको सेल करेगा, ना ही इसको तू ट्रांसफर करेगा, ना ही इस पे कुछ मोर्गेज वोर्गेज लेगा, चार्ज लेगा, ना ही किसी से बेनिफिट उठाएगा। ऑर्डर क्या करेंगे, ऑर्डर बोल देंगे, ये बीट मतलब ड्रम बजाकर बता देंगे सब जगह कि ये प्रॉपर्टी अटैच, या अदर कस्टमरी मोड में बता देंगे कि ये प्रॉपर्टी अटैच हो गई है। और क्या करेंगे, उस जगह के बाहर लगाए आएंगे, कोर्ट के बाहर लगाए आएंगे कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में कि ये प्रॉपर्टी अटैच्ड है। और यदि
लैंड पेइंग रेवेन्यू है गवर्नमेंट की या है ना गांव की, तो कलेक्टर से एंडोर्समेंट ले लेंगे और यहाँ पे ग्राम पंचायत से एंडोर्समेंट ले लेंगे। तो ये एक ठीक है, याद करना है आपको, 54 आपको याद करना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे होता है। और हमने हर जगह पढ़ लिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में बीट ड्रम ढोल वोल बजा के बताकर आना पड़ता है कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है। अब देखो, यदि डिक्री सेटिस्फाई हो जाती है तो भाई जब आपको किसी काम को करने के लिए कहा और फिर आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, आपकी प्रॉपर्टी यदि आपने काम कर दिया, पैसे देने बोला तो पैसे दे दिए, ठीक है, कुछ अदर तरीके से डिक्री सेटिस्फाई हो गई, तो अटैचमेंट को क्या कर लिया जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं था। रिमूवल ऑफ अटैचमेंट आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री, कुछ भी पैसे देने बोला है, कॉस्ट वॉस्ट देने बोला है, आप कोर्ट में डिपॉजिट करवा दोगे, सेटिस्फाई कर दोगे, डिग्री सेट असाइड या रिवर्स हो जाती है। मतलब बोला पहले कि मोहन की प्रॉपर्टी को अटैच करो और डिग्री बाद में सेट असाइड या रिवर्स हो गई, तो अटैचमेंट क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। मोहन को बोला 10,000 रुपए दो, प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, मोहन ने 10,000 रुपए दे दिए, तो अटैचमेंट क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, वापस दे देंगे उसको। ठीक है, या अदर भी किसी भी तरीके से सेटिस्फाई होती है अदर तरीके से, तो सेट क्या हो जाएगी, अटैचमेंट को विड्रॉ कर लिया जाएगा। अटैचमेंट को विड्रॉ कर लिया जाएगा। फिर आ जाओ कॉइन करेंसी, ये भी आपको देखना नहीं है, 57 ये कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो अभी तक हमने अटैचमेंट में इंपॉर्टेंट बात एक पढ़ी है, गार्निशी, देख लेना 46 से ए से 46 जी, ठीक है, पूरा पूरा ऊपर ऊपर से देख लेना। और एक हमने पढ़ा 54, अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आ जाओ 58, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे भी क्या माना जाता है, डीम डिग्री। तो इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, आ जाइए क्या लिखा हुआ है, मोहन वर्सेस पारुल। पारुल की प्रॉपर्टी को मोहन की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है। अरे भाई ऑब्जेक्शन भी तो उठाएंगे, कोई ऐसे थोड़ी है कि तुमने मोहन की प्रॉपर्टी मान ली और मोहन की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया। तो यहाँ पे इसके भाई बेटे बहन भाई कुछ कोई और भी तो हो सकता है, तो ये क्या उठाते हैं, अब ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं। क्या उठाते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं। कोर्ट डिटरमाइन कर देगी जिसने अटैचमेंट किया है। तो ये बोलता है, शायद मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है कि इसे सेपरेट सूट से डिटरमाइन नहीं किया जाता। तो कौन से रूल से बाहर है, सेक्शन 12 से बाहर है ये, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्शन उठाए जाएंगे अटैचमेंट से रिलेटेड, वो क्वेश्चन यही कोर्ट सुन लेगा जिस कोर्ट ने अटैचमेंट किया है, ना कि सेपरेट सूट से, जितना मुझे याद आ रहा है। अभी अपन चेक कर लेते हैं यही कुछ लिखा हुआ है क्या। तो देखिए, अब हो तो गया है, तुमने अटैचमेंट तो कर दिया, लेकिन अब आ रहे हैं लोग, उठ उठ के आएंगे लोग कि कोई क्लेम है, कोई ऑब्जेक्शन है, जो भी प्रॉपर्टी तुमने अटैच करी उस पे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कोर्ट में कि सर ये प्रॉपर्टी लाइबल टू अटैचमेंट नहीं है। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट प्रोसीड करेगी, एडजुडिकेट करेगी कि भाई है या नहीं है, ठीक है। और ऐसा क्लेम एंटरटेन नहीं किया जाएगा यदि अटैच प्रॉपर्टी ऑलरेडी सोल्ड है। और दूसरा, कोर्ट को लगता है कि अननेसेसरी आ रहे हैं डिले करने के लिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, वो उस कोर्ट से, वो कोर्ट डिटरमाइन करेगा जो ये क्लेम और ऑब्जेक्शन को डील कर रहा है, ना कि सेपरेट सूट। सेक्शन 12 से बाहर है ये, ठीक है। और कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट डिटरमाइन करेगा, अलाउ कर देगा क्लेम और ऑब्जेक्शन को, कोई आ रहा है तो डिसअलाउ कर देगा, अटैचमेंट को कंटिन्यू करेगा, या जैसा भी ऑर्डर उसको ठीक लगे वैसा ऑर्डर दे देगा, ठीक है। तो आ जाइए, देखिए मैम ने जैसे कहा था कि ऑर्डर 21 रूल 58, ये भी जो भी क्लेम और ऑब्जेक्शन एडजुडिकेट हुए हैं यहाँ पर, तो वो सारे रूल अप्लाई होते हैं अपील और अदरवाइज एज इफ इट वर अ डिग्री, ठीक है। एक बार हैंड रेज कर दो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 20 क्या बोला, वापस देखो, ऑर्डर 21 रूल 58, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का ऑर्डर तो दे दिया तुमने, लेकिन अब इसके क्लेम और ऑब्जेक्शन आएंगे कि प्रॉपर्टी वाज नॉट लाइबल टू अटैच। फिर सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कोर्ट डिसाइड करेगा जो ये क्लेम और ऑब्जेक्शन सुन रहा है, ना कि कोई सेपरेट सूट, ठीक है, मैंने आपको बताया। फिर कोर्ट नहीं सुनेगा ये अटैचमेंट के क्लेम और ऑब्जेक्शन,
यदि अटैच प्रॉपर्टी ऑलरेडी सोल्ड है, बिकी गई, तो अब तुम क्या करोगे, मैं क्या करूंगा सुन के। या कोर्ट को लगता है कि ये जो क्लेम ऑब्जेक्शन उठाने वाले हैं ये अननेसेसरी डिले कॉज कर रहे हैं, तो कोर्ट नहीं सुनेगा इनकी बातें, मना कर देगा। ठीक है, कोर्ट क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है क्लेम ऑब्जेक्शन को, डिसअलाउ कर सकता है, जैसा भी ऑर्डर लगे वैसा पास कर सकता है। और ये जो 21 के 58 में क्लेम ऑब्जेक्शन एडजुडिकेट हुए हैं, ये कैसे, इन पे कौन से रूल अप्लाई होंगे, जैसे एज इफ इट वर अ डिक्री, जैसे हमने याद करा सेक्शन ऑर्डर से रूल 11, सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन, अभी हमने पढ़ा 46 बी, 46 सी, 46 शायद एफ, ये भी एज अ डिग्री, एज इफ इट वर अ डिग्री। और अभी हमने पढ़ा ऑर्डर 21 रूल 58 एज इफ इट वर अ डिग्री। ये सारी रूल्स ऐसे अप्लाई होंगे जैसे कि ये एक डिग्री है। आ जाइए और क्या लिखा हुआ है। हम्म, अब देखिए यहाँ पे आती है कि मतलब ऐसे, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि क्लेम और ऑब्जेक्शन है, यदि पहले बिक गई है, प्रॉपर्टी बिक गई है तो नहीं सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा। लेकिन अब आगे क्या लिखा हुआ है कि वेयर बिफोर द क्लेम वाज प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन वाज मेड, क्लेम और ऑब्जेक्शन से पहले ही प्रॉपर्टी जो अटैच्ड है वो बिकने के लिए एडवर्टाइज हो गई है। क्या हो गई है, बिकने के लिए एडवर्टाइज हो गई है। तो कोर्ट क्या करेगा, यदि प्रॉपर्टी मूवेबल है तो उसकी सेल को पोस्टपोन कर देगा। यदि प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो वो फिर वो बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए, पोस्ट मतलब सेल को पोस्टपोन कर देगा। बस ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, स्टे लगा सकता है। यदि क्लेम और ऑब्जेक्शन से पहले, ठीक है, बाद में क्लेम और ऑब्जेक्शन आए और उसके पहले ही प्रॉपर्टी सेल के लिए एडवर्टाइज हो चुकी थी, तो भाई रुक जाओ, क्लेम ऑब्जेक्शन को क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, मतलब इसको सेल को रोक दिया जाएगा थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, मैं मानती हूँ, समझ में आया। देखो मान लो कि यहाँ पे है मोहन की प्रॉपर्टी अटैच, ठीक है, मोहन की प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो गई है, ठीक है, अटैच तो हो गई है मोहन की प्रॉपर्टी, और इसके सेल के एडवर्टाइजमेंट, सेल के एडवर्टाइजमेंट है ना, हो चुका है। और अब आ रहे हैं ऑब्जेक्शन और क्लेम। तो कोर्ट क्या करेगा, इन सेल के एडवर्टाइजमेंट को थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर देगा कि चलो रुक जाओ, एक काम करते हैं, ये ऑब्जेक्शन और क्लेम सुन लेते हैं, बाकी आपको ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए, ये आपको नहीं देखना है, सेल बाय होम कंडक्टेड। अब आती है, अब देखो शुरू क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई है आपकी अटैचमेंट, खत्म हो गया। तो देखो 37 से 40 अटैचमेंट खत्म, मतलब अरेस्ट खत्म। 41 से 63 अटैचमेंट खत्म। अब आ जाती है सेल, सेल शुरू हो गई है। 64 से शायद 96 चलती है, देखते हैं। देखिए, अब मान लीजिए प्रॉपर्टी अटैच हो गई है और लाइबल टू बी सेल है, बिक भी गई है प्रॉपर्टी, तो किसको दे देगा, पैसे पैसे लेकर कोर्ट उसको दे देगा जो व्यक्ति एंटाइटल है। ये कुछ था नहीं इम्पोर्टेंट, तो इन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी अटैच होकर बिक गई है तो प्रोसीड, जो पैसे आए हैं उसको दे दिए जाएंगे जो व्यक्ति एंटाइटल है। सेल कैसे कंडक्ट की जाएगी, तो सेल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कंडक्ट करेगा, या ऐसा व्यक्ति कंडक्ट करेगा जिसे कोर्ट ने अपॉइंट कर रखा है। पब्लिक ऑक्शन के थ्रू कंडक्ट की जाएगी। अब देखो शुरू हो जाओ, अब क्या होगा, अब आ चुकी है मतलब सेल, सेल शुरू हो चुकी है। यहाँ पे तो शुरू होके खत्म हो चुकी थी, पैसे दे दिए, अब यहाँ पे शुरू होती है कि सेल कैसे करेंगे, प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यदि सेल करनी है तो कैसे होगी, पब्लिक ऑक्शन में सेल होगी। दिखता है ना, अपन ने मतलब मुझे एक मूवी याद आ रही है, ओम जय जगदीश हरे करके एक मूवी थी, उसकी प्रॉपर्टी बिक रही है, बिक रही है। तो उस प्रॉपर्टी का सबसे पहले क्या जारी होता है, प्रोक्लेम, पब्लिक ऑक्शन में बिकती है प्रॉपर्टी, किस में बिकती है, पब्लिक ऑक्शन में बिकती है। उसके लिए प्रोक्लेमेशन जारी होता है, ये जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है अब ये बिकने वाली है, जिसको भी खरीदना है आ जाइए। तो देखिए, तो यही कुछ लिखा हुआ है कि यदि प्रॉपर्टी बिकने वाली है, पब्लिक ऑक्शन में बिकेगी, कोर्ट एक प्रोक्लेमेशन जिसमें इंटेंडेड टू बी सेल कोर्ट की लैंग्वेज में जारी कर देगी, और नोटिस भी दिया जाता है। तो सच प्रोक्लेमेशन शैल बी ड्रॉन आफ्टर नोटिस टू द डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर एंड शैल स्टेट द टाइम प्लेस ऑफ सेल स्पेसिफाइड है फेयरली एक्यूरेटली। तो ये जो प्रोक्लेमेशन जारी होगा सबसे पहले डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर को नोटिस जाएगा टाइम प्लेस का, ये टाइम है, प्लेस है सेल का, ठीक है।
ये भी आपको नहीं देखना, ये भी आपको नहीं देखना, ये भी आपको नहीं देखना, मतलब नोटिस चला जाता है। प्रोक्लेमेशन जारी हो रहा है, ये भी आपको नहीं देखना। हम्म तो बस आपको इतना याद रखना है कि सबको नोटिस चला जाता है। किसको? सबको नोटिस चला जाता है, जो भी जजमेंट डेटर है, जो भी डिग्री होल्डर है, उनको नोटिस जाएगा और उसको समय बता दिया जाएगा, समय बता दिया जाएगा, प्लेस बता दी जाएगी, सब चीजें अक्यूरेटली लिख दी जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी बिकनी है, कितने रुपए डिसाइड हुए हैं, क्या प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज है, क्या कितना अमाउंट रिकवर करना है, जो भी कोर्ट को लगता है कि जो भी मटेरियल चीज है परचेजर को पता होनी चाहिए, वो सब चीजें लिख देता है उस नोटिस में। अब आ जाओ मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन। देखो समझ रहे हो, 64 से 96 में सेल जारी हुई है, 64 65 नॉट एन इम्पॉर्टेंट रूल, लेकिन 67 में हमने देखा कि प्रोक्लेमेशन जारी होता है सेल का, कि हम इस प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं, और कोर्ट की लैंग्वेज में होता है और नोटिस चला जाता है सबको, ये प्रॉपर्टी इस टाइम पे बिक रही है। अब प्रोक्लेमेशन करोगे कैसे? 67 ये देख लेना, जो भी 64 65 ये 66 है, प्रोक्लेमेशन कैसे करोगे? तो प्रोक्लेमेशन कर दो भाई, कैसे करोगे? 50, जैसे देखो 54 का 2 कैसे, क्या लिखा हुआ था लक्ष्मी मैम वहां पे, जल्दी से बताओ। 54 के 2 में क्या लिखा हुआ था? कैसे करोगे इसका प्रोक्लेमेशन? किसी को याद है? एक शब्द भी याद हो? भावना मैम, रूल 54 क्या था? मैम वो ड्रम बीट करेंगे और याद हो गया, कोर्ट। समझ में आया ना? देखो मैंने जब भी बोला आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी उठ के आएगी ना, तो ये चीजें दिख जाएगी आपको। अब अपन क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का प्रोक्लेमेशन जारी होगा तो बीट ड्रम बजा देंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बिक रही है, कस्टमरी मोड में बचा बजा देंगे, जो भी प्रॉपर्टी बिक रही है वहां कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में चिपका कर आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि प्रोक्लेमेशन जब पब्लिश कर, प्रोक्लेमेशन समझते हो? प्रोक्लेमेशन मतलब एक होता है नोटिस, नोटिस से जारी करते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या है, बिक रही है। तो देखो ये यदि कोर्ट को लगता है तो कोर्ट क्या करेगा? प्रोक्लेमेशन जारी करेगा, जैसे कि 54 के 2 में लिख रखा है। कोर्ट को लगता है तो ये न्यूज़पेपर में छाप देगा, न्यूज़पेपर में छाप देगा, और ये जो पब्लिकेशन की कॉस्ट है इसको सेल की कॉस्ट में क्या कर दी जाएगी? सेल की कॉस्ट में कंसीडर कर लिया जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं देखना। अब देखो टाइम ऑफ सेल। तो ध्यान रखो कि कुछ भी लिखा हुआ हो, सेल कभी भी जजमेंट डेटर की कंसेंट के बिना नहीं होगी। ठीक है, और कम से कम 15 दिन, ये देखो ये आरजेएस का क्वेश्चन था, बच्चे करके नहीं आए थे, आरजेएस प्री का क्वेश्चन था, कितने दिन का टाइम मिलता है? तो 15 दिन का टाइम मिलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, और 7 दिन का टाइम मिलता है मूवेबल प्रॉपर्टी में। जजमेंट डेटर को पूरा पूरा उसको उसको लिखवाया जाता है, कंसेंट ली जाती है उससे, जजमेंट डेटर से कंसेंट ली जाती है। ठीक है, तो 15 दिन का टाइम है इमूवेबल प्रॉपर्टी में और 7 दिन का टाइम है मूवेबल प्रॉपर्टी में। कब से चालू होता है? जिस दिन से प्रोक्लेमेशन की कॉपी चिपक जाती है उसके घर पे या कोर्ट हाउस के बाहर। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। टाइम ऑफ सेल याद रखोगे। जजमेंट डेटर की कंसेंट लेते हैं, कंसेंट लेते हैं जजमेंट डेटर की, बिना कंसेंट से आप नहीं बेच सकते हो। कंसेंट कब से लेनी पड़ती है? 15 दिन तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में और 7 दिन मूवेबल प्रॉपर्टी में। जब से आप कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में 54 के 2 के जैसे, उसके 15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, कि भाई हम तेरी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। देखो ये रटने से ऐसे लगता है, लेकिन ना ही तो एग्जाम में इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। ठीक है, लेकिन हमें बीच बीच की चीजें पता होनी चाहिए, 7 दिन 15 दिन ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो कोर्ट टाइम टू टाइम क्या कर सकता है? एडजर्नमेंट कर सकता है। कोर्ट टाइम टू टाइम सेल को एडजर्न कर सकता है कि रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अभी मत बेचो, अभी मत बेचो। ठीक है, अभी मत बेचो, ध्यान रखना। ठीक है, वापस टाइम टू टाइम कर देगा। और 30 दिन से ज्यादा, यदि 30 दिन से ज्यादा एडजर्न करता है ना, तो फ्रेश प्रोक्लेमेशन जाता है, ये भी ध्यान रख लो, ये भी ध्यान रख लो। यदि 30 दिन से ज्यादा एडजर्न कर देता है, अब वापस फ्रेश प्रोक्लेमेशन जाएगा। यदि जजमेंट डेटर मना कर देता है तब तक तो ठीक है, अदरवाइज नया प्रोक्लेमेशन जारी होगा। तो हमने 3 चीजें याद करी, 15 दिन, 7 दिन और 30 दिन। यदि 30 दिन से ज्यादा एडजर्नमेंट हो गया तो अब वापस नया प्रोक्लेमेशन जारी करो अगेन। अब बात आती है, अब यहाँ से शुरू हो जाता है परचेज, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर आ जाएगी। तो परचेजर, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, परचेजर को पैसे देने होते हैं पहले 25%, याद है? गरिमा मैम, लक्ष्मी मैम, बरखा मैम, थोड़े टाइम बाद देने होते हैं 75%। अब मान 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 लीजिए 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बिक रही है, उसका 25%, 1 करोड़ रुपए
दे दिया मोहन ने, परचेजर बनाए। देखो ये तो है ये जजमेंट डेटर है मोहन, पारुल डिक्री होल्डर है। बिक रही है मोहन की प्रॉपर्टी, खरीद कौन रहा है, खरीद कौन रहा है, मान लीजिए सोहन खरीद रहा है। सोहन, अब मैंने आपको पहले ही बताया जिस दिन से ऑर्डर जाएगा सोहन को जिस दिन ऑर्डर जाएगा तो सोहन 25% या कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा देता है। क्या करवा देता है? अमाउंट डिपॉजिट करवा देता है। मान लीजिए ये 75% देने से मना कर देता है, तो भाई साहब ये जो 25% है ये भी फॉरफिट हो जाते हैं, याद रखोगे, ये भी फॉरफिट हो जाते हैं। अब वापस से नया प्रोक्लेमेशन जारी होगा और नया परचेजर आएगा। तो आ जाइए, बेचारा परचेजर। डिफॉल्टिंग परचेजर आंसरेबल फॉर लॉस ऑन रीसेल। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि एनी डेफिशिएंसी ऑफ प्राइस विच में हैपन ऑन रीसेल बाय रीजन ऑफ परचेजर्स डिफॉल्ट, ऑल एक्सपेंसेस शैल बी सर्टिफाइड बाय द कोर्ट। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ डिक्री होल्डर बी रिकवरिंग फ्रॉम, अब वापस नई सेल करने पे जो भी पैसे लगेंगे वो कौन देगा? डिफॉल्टिंग परचेजर देगा। अगेन ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिक्री होल्डर है, मोहन वर्सेस पारुल, प्रॉपर्टी बिक रही है। क्या बिक रही है? प्रॉपर्टी बिक रही है। पारुल इस प्रॉपर्टी को खरीदेगी नहीं। पारुल कौन है? डिक्री होल्डर है, मतलब डिक्री होल्डर है, ये बिड नहीं लगाएगी। याद रखोगे, एक बार हैंड रेस करो, कोर्ट की परमिशन के साथ बिड लगा सकती है, अदरवाइज ये बिड नहीं लगाएगी, परचेजर नहीं बनेगी। तो यही कुछ लिखा है, डिक्री होल्डर नॉट टू बिड फॉर और बाय प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी डिक्री होल्डर कोर्ट की परमिशन के बिना बिड नहीं लगाएगी, नहीं लगाएगी बिड। तो यदि डिक्री होल्डर लगा लेती है बिड, परचेज कर लेता है कोर्ट की परमिशन से, कोर्ट की परमिशन से परचेज कर लेता है प्रॉपर्टी, अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, मतलब जो भी लेना देना है वो एडजस्ट हो जाएगा। ये अगेन कॉमन सेंस है कि यदि देखिए क्या लिखा हुआ है कि डिक्री होल्डर नॉट टू बिड एंड बाय प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, और यदि डिक्री होल्डर परचेज कर लेता है तो अमाउंट ऑफ डिक्री मे बी टेकन एज पेमेंट। ये तो समझ में आया क्या गरिमा मैम? कंसेप्ट है कि यहाँ पे पारुल को मोहन से 1 करोड़ रुपए लेने थे। कितने रुपए लेने थे? 1 करोड़ रुपए लेने थे। प्रॉपर्टी बिकी 4 करोड़ की। तो ये जो 1 करोड़ रुपए है ये क्या मान लिया जाएगा? डिक्री का सेटिस्फेक्शन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? माना जाएगा ना यस गरिमा? मैम। सबको समझ में आया? तो इसमें कुछ भी नहीं था कि यदि डिक्री होल्डर परचेज कर लेता है तो अमाउंट ऑफ डिक्री मे बी टेकन एज पेमेंट। भाई जो भी डिक्री है उसको, अमाउंट ऑफ डिक्री को क्या मान लिया जाएगा? जो भी है उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। देखो सेट ऑफ कर लिया जाता है एक दूसरे के अगेंस्ट और डिक्री सेटिस्फाई मान ली जाती है। अगेन एक और चीज देख लो, 72 का ए अंदर से नहीं पढ़ना है कि मोर्गेजी, जो भी प्रॉपर्टी का मोर्गेजी है वो भी कभी भी बिड नहीं लगाएगा कोर्ट की परमिशन के बिना। जैसे जैसे डिक्री होल्डर बिड नहीं लगाता, वैसे कभी भी मोर्गेजी बिड नहीं लगाएगा कोर्ट की परमिशन के बिना। और देखते हैं, ऑफिसर, कोर्ट के ऑफिसर भी नहीं खरीद सकते। क्या नहीं खरीद सकते? कोर्ट के ऑफिसर भी नहीं खरीद सकते। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी? इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेचने की, मतलब जनरली ऐसे नॉर्मल सेल की बात कर रहे थे। इमूवेबल मूवेबल की भी नहीं बात कर रहे थे, हम नॉर्मल सेल की बात कर रहे थे कि भाई प्रोक्लेमेशन जारी होगा, ठीक है, और डिक्री होल्डर की जजमेंट डेटर की कंसेंट चाहिए होगी 15 दिन 7 दिन के अंदर, फिर फ्रेश प्रोक्लेमेशन जारी होगा, परचेजर यदि डिफॉल्ट कर देता है तो कॉस्टिंग पे करेगा। तो ये सब चीजें जनरल रूल थी, मतलब रूल नंबर भी याद करने की जरूरत नहीं है, जनरल। अब देखो मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे बिकेगी? तो बेच देंगे भाई, कोर्ट, कोर्ट बेच देगा। यदि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो जहां पे उग रही है या जहां पे काट कर जमा कर गई है उसके पड़ोस में पब्लिक रिसोर्ट में बेच दी जाएगी, बेच दी जाएगी, फेयर प्राइस पे बेच दी जाएगी, ये कोई आपसे नहीं पूछ रहा। ठीक है, प्राइस पे मतलब फेयर प्राइस पे बेच दी जाएगी। ठीक है, और देख लेते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स के संबंध में स्पेशल प्रोविजन। ये भी आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान देखो, समझ में आया? बस एक बार सब हैंड रेज कर दो, इसमें कुछ भी नहीं था। देखो हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, सेल पढ़ना। देखो हम 37 से लेकर 40 तक अरेस्ट पढ़ रहे थे, 41 से 63 हमने अटैचमेंट पढ़ा, और हम जनरल, अभी हम जनरल प्रोविजन पढ़ रहे थे 64 से। ठीक है, अब हम शुरू हुए हैं वापस कहाँ से?
इससे शुरू हो गए वापस 67 है या क्या है 74 से हम वापस चालू हुए हैं एग्रीकल्चर की सेल के लिए। तो इन्होंने बोल दिया 78 में कि कुछ भी इरेग्युलरिटीज हो जाती है ना, कुछ भी इरेग्युलरिटीज हो जाती है सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में कि कुछ पब्लिश गलत कर दिया, इससे सेल विशिएट नहीं होती, इससे सेल विशिएट नहीं होती। आपने मतलब मान लो कि कुछ प्रोक्लेमेशन गलत चला गया, कुछ भी पब्लिश गलत हुआ, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस यदि व्यक्ति को इंजरी हुई है तो वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते। ठीक है, तो आपको ये बस इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना। डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पकड़ा के आ जाएंगे, ये भी आपको दिमाग नहीं लगाना, ये भी नहीं लगाना। ये अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल तो हम कर देते हैं, कुछ भी आपको ऐसे दिमाग नहीं, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ठीक है, ध्यान रखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और पहले भी इस चीज के पढ़ चुके हैं कि स्मॉल कॉज कोर्ट, स्मॉल कॉज कोर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल का ऑर्डर नहीं देता है। हमने पहले कभी पढ़ा है, याद है किसी को? मैंने पढ़ाया है आपको पहले भी कि स्मॉल कॉज कोर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल का ऑर्डर नहीं देता है। तो इन्होंने बोला, ठीक है, ये आपके प्री का क्वेश्चन, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको प्री में मतलब आप जब एमसीक्यू लगाओगे तो आपको ये क्वेश्चन कई बार दिख जाएगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऑर्डर कभी भी नहीं दिया जाता। ठीक है, स्मॉल कॉज कोड के द्वारा अदर कोड दे सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल का ऑर्डर। अब आते हैं चीजें, देखो बिल्कुल ध्यान रखना, अच्छी अच्छी चीजें आती है इसके अंदर। पारुल वर्सेस मोहन चल रहा है, मोहन की प्रॉपर्टी को बेचने का ऑर्डर दिया गया है, बिकेगी इसकी। अब मोहन महाराज आते हैं, उठ के आते हैं और बोलते हैं कि सर रोक दो इसको, मैं आपको मेरे पास में और कोई प्रॉपर्टी है उसको बेच के इसका लोन चुका दूंगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि इसकी सेल का ऑर्डर तो हो गया, लेकिन मोहन बोल रहा है कि सर थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं मेरे पास में मान लीजिए M1 प्रॉपर्टी है, M2 प्रॉपर्टी को बेच के मैं इसका लोन चुका दूंगा। तो कोर्ट बोल देता है ओके मोहन, तो यही लिखा है देखो, पोस्टपोनमेंट ऑफ सेल टू एनेबल जजमेंट डेटर टू रेज अमाउंट ऑफ डिक्री, कि एक डिक्री सेल की पास हुई है, जजमेंट डेटर कोर्ट को सेटिस्फाई कर रहा है कि सर रीजन टू बिलीव है कि डिक्री जो अमाउंट है वो मैं रेज कर सकता हूँ प्रॉपर्टी को मोर्गेज करके, लीज करके या प्राइवेट सेल करके, किसी भी उस प्रॉपर्टी को या उसके पार्ट को, या एक कोई अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है मेरी जिसको बेच के मैं इस डिक्री को सेटिस्फाई कर दूंगा। तो कोर्ट क्या कर देगा, इस सेल को पोस्टपोन कर सकता है ताकि वो पैसे जुटा सके। याद हुआ? समझ में आया? समझ में आया कि M1 प्रॉपर्टी थी, इसको बेचने का ऑर्डर पास हुआ, तो मोहन बोल रहा है आके कि सर रुक जाओ, सबर करो थोड़ा, या तो मैं इस प्रॉपर्टी को मोर्गेज चार्ज या प्राइवेट सेल या कुछ भी करके मैं क्या करूंगा, इसका पैसा चुका दूंगा, या कोई दूसरी प्रॉपर्टी है मेरे पास में उसको बेच के मैं इसका पैसा चुका दूंगा, तब तक कि आप मुझे समय दो, मैं रेस करके लाता हूँ अमाउंट, मैं अमाउंट रेस करके लाता हूँ। तो कोर्ट क्या कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है। कोर्ट बहुत फेवर में रहती है जजमेंट डेटर, मैं सही बता रही हूँ। जैसे कोर्ट जब हम क्रिमिनल की बात करते हैं तो कोर्ट हम बहुत फेवर रहती है अक्यूज की, तो इसमें भी कोर्ट बहुत फेवर करती है जजमेंट डेटर के कि रुक जा, चल कोई बात नहीं, हम सेल को क्या करते थे, पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक है, तो ये पोस्टपोन कर दिया जाता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपको ये भी आपको दिमाग नहीं लगाने की जरूरत। अब आ जाओ अगेन। अब देखो ये सब चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो परचेजर को इमीडिएटली 25% जमा कराना होता है, जमा कराना होता है ऑन द अमाउंट ऑफ परचेज मनी इन डिफॉल्ट। अब यदि पैसे नहीं देता है तो हमने पहले ही पढ़ लिया, तो ये प्रॉपर्टी दोबारा बिकेगी। ऊपर वाले में हम क्या पढ़ के आए थे, दोबारा बिकेगी, तो कॉस्टिंग कौन पे करेगा, परचेजर पे करेगा। ठीक है, ये भी नहीं देखना, ठीक है, ये याद रखो, याद रखोगे कि 25% पे करना पड़ता है परचेजर को इमीडिएटली, और नहीं पे करता तो प्रॉपर्टी दोबारा बिकती है, दोबारा बिकती है। अब आ जाइए कि परचेजर 75% कब देगा, 75% परचेजर 15 दिन के अंदर देता है। कितने दिन के अंदर देता है, 15 दिन के अंदर देता है। डन? ठीक है, तो इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है बात। अब अगेन आपको पता है कि यदि 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो प्रॉपर्टी वापस गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती है
और प्रॉपर्टी बिक जाती है, दोबारा रीसोल्ड होती है, और डिफॉल्टर परचेजर सारे क्लेम ब्लेम उसके फॉरफिट हो जाते हैं। मतलब एक तो बेचारा 25% दे रहा है, ठीक है, तो 25% जो उसने दिया, यदि वापस पैसे 75% नहीं देता है, प्रॉपर्टी दोबारा रीसोल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रीसोल्ड हो जाएगी। किसके पास में चली जाती है? गवर्नमेंट के पास में चढ़ जाती है, और ये जो 25% है ये सब फॉरफिट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये सब फॉरफिट हो जाता है। अब वो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ठीक है, नोटिफिकेशन, अब वापस नोटिफिकेशन जाएगा, फ्रेश प्रोक्लेमेशन जारी होगा। ये आपको दिमाग नहीं लगा, एक बार हैंड रेज करो, इसमें कुछ रटना नहीं है, एग्जाम में बस याद कर लेना 75%, सॉरी 25%, 15 दिन के अंदर 75%, 75% नहीं देता है तो आप डिफॉल्टर बन गए, और अब आपकी प्रॉपर्टी, मतलब अब आगे आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। अब आते हैं, चलो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है 89 से लेकर, इसको अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इसके अंदर। मानती हूँ, देखो अगेन मैंने आपको पहले बोला कि ये ज्यादा कठिन नहीं है, बस कंसेप्ट समझने की बात है, ठीक है। 89 मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए अपन इसको ध्यान से कर पढ़े, ठीक है। थैंक यू।